आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है फिट इंडिया पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। श्रोताओं नमस्कार। फोन इन कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में आपका और आपके प्रश्नों का स्वागत। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम का विषय है आज नेत्रदान महादान और हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर डॉक्टर JS तितियाल, जो कि डायरेक्टर हैं RPI सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज व अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय नेत्र कोष। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान संघ और निदेशक हैं RPI इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। श्रोताओं, आंखें प्रकृति की एक अनुपम देन है। कल्पना कीजिए उन हजारों लाखों लोगों की जो अपनी नेत्र ज्योति से हाथ धो बैठे हैं। क्या उनके जीवन में एक नई रोशनी की किरण आ सकती है? क्या हर नेत्रहीन व्यक्ति को कॉर्निया दिया जा सकता है या ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? कहते हैं जिस प्रकार रक्तदान, औषध दान एक महत्वपूर्ण दान है, उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण दान है जिसे नेत्रदान कहते हैं, और इस नेत्रदान को महादान भी कहा जाता है। इस नेत्रदान से जुड़ी कुछ भ्रांतियां इस मुहिम को आगे नहीं ले जा पा रही हैं। क्या नेत्रदान के लिए नेत्र बैंक्स एडिक्वेट हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं? मृत्यु के कितनी देर बाद तक नेत्र निकाले जा सकते हैं? इन्हीं सब मौजुओं पर आपके प्रश्नों का इंतजार करते आज के कार्यक्रम का आगाज करेंगे। और श्रोताओं, जैसा कि इन दिनों ये पखवाड़ा चल रहा है, नेशनल आई डोनेशन पखवाड़ा, जो कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा। और इसमें निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आजकल जो आई की जो न्यूट्रिशन है वो भी उस पर भी बात करनी बहुत ज़रूरी है कि क्या हमें खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं साहब पीली चीज़ें, गाजर खाइए, पपीता खाइए, तो इस सब पर भी आज हम बात करेंगे। डॉक्टर तितियाल, सबसे पहले मैं समझता हूँ जान लेना ज़रूरी कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ये जो ब्लाइंडनेस की है देश में विदेश में, और कहते हैं कि लाखों की संख्या में जो केसेस हैं देखने में आ रहे हैं, और बहुत सारे कारण गिनाए जाते हैं जब हम बात करते हैं ब्लाइंडनेस की। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये समस्या बहुत विकराल है? हाँ, नमस्कार डॉक्टर जैन और तमाम हमारे जो श्रोता हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्लाइंडनेस या अंधता हमारे देश की नहीं है, पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, अभी जो 2019 में जो हमारी रिपोर्ट पब्लिश हुई है मिनिस्ट्री के थ्रू, जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया था ब्लाइंडनेस का पूरे कंट्री में, उसके हिसाब से देखेंगे कि जो मोतियाबिंद है या कैटरैक्ट है उसका सबसे ज़्यादा जो है इसमें प्रतिशत है। करीब करीब 60% जो है मोतियाबिंद के कारण लोग जो है अंधता के साथ रह रहे हैं, जिसका कि इलाज हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं 50 साल से कम के उम्र वालों के लोगों को देखें तो जो कॉर्निया होती है, जो पुतली होती है हमारी, उसकी अंधता सबसे ज़्यादा है। वो करीब करीब 36% लोगों में कॉर्निया की ब्लाइंडनेस हो जाती है। जैसे हम पुतली में सफ़ेदी आना या पुतली में चोट लग जाना, पुतली में सूजन आ जाना, ये एक मेजर समस्या है। और भी बड़े सारे कारण हैं जो हमारे रहन सहन से भी जुड़े हुए हैं, जैसे डायबिटिक हो गया। हम कहते हैं कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल है, तो उसके कारण से भी पीछे जो पर्दा होता है, रेटिना होता है, उसमें बीमारी हो जाती है डायबिटीज के कारण। उसकी अंधता भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और एक जो सबसे खराब बीमारी हम कहते हैं, जिसे ग्लोकोमा कहते हैं या काला मोतिया जी, उसमें जब ब्लाइंडनेस हो जाती है तो उसको रिकवरी नहीं हो सकती है। जैसे मैंने कैटरेक्ट कहा या डायबिटिक कहा, उसका रोकथाम, उसका इलाज हो सकता है। लेकिन काला मोतिया, जिसे साइलेंट ब्लाइंडनेस कहते हैं, धीरे धीरे आदमी की नज़र चली जाती है बिना पता चले, उसमें जो है एक बार अंधता हो जाए तो रिकवरी नहीं हो सकती है। इसलिए अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। जी, जैसा डॉक्टर तितियाल आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खाने से भी क्या ऐसी प्रॉब्लम आने में आ जाती है? कहते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो देखने में आती है और विटामिन ए लेना चाहिए। तो क्या आँखों की ज्योति जाने में न्यूट्रिशन का कुछ रोल है? क्या उसकी कमी से भी ब्लाइंडनेस हो सकती है? धन्यवाद डॉक्टर जैन, एंड सबको नमस्कार, हमारे श्रोताओं को नमस्कार। जैसे डॉक्टर टिटियाल ने भी बताया कि बहुत सारे कारण होते हैं अंधता के, और
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने क्वेश्चन किया है, खाने की वजह से, खाने की कमी की वजह से बच्चों में एक बीमारी होती है जिसको हम विटामिन ए डेफिशिएंसी या केराटोमलेशिया बोलते हैं, या ज़ेरोप्थेल्मिया भी होता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें छोटे बच्चे जो 1-2 साल से कम की उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वजह से अंधता का एक सबसे बड़ा कारण है। उनकी जो पुतली होती है वो ख़राब हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है, तो बच्चे उस आँख से या उन दोनों आँखों से देख नहीं पाते हैं। तो ये एक कारण है जिसका इलाज हम जो आई बैंक में जो डोनेशंस होते हैं आई, उसके थ्रू हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो खाने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस अंधता में। एंड जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन का रोल है। डॉक्टर साहब, जब हम बात कैटरेक्ट की करते हैं तो लोग कहते हैं कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, कैटरेक्ट के लिए कुछ आई ड्रॉप्स डाल लीजिए, और वो टालते रहते हैं। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं साहब अभी तो इमेच्योर कैटरेक्ट है, इमेच्योर सिनाइल कैटरेक्ट है, जब मैच्योर हो जाएगा, जब पूरा पक जाएगा तब निकालेंगे। और ऐसी हालात हो जाते हैं कि कई बार वो टोटली ब्लाइंडनेस में चला जाता है और उस समय इग्नोर करते हैं। डॉक्टर्स भी कुछ कहते हैं, कुछ लोग नीम हकीम के पास चले जाते हैं, साहब ऐसा है आप दवाई खा लीजिए, ये खा लीजिए, ये जब तक पकेगा नहीं तब तक आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं। तो कैटरेक्ट को आम आदमी को सबसे पहले कैसे पता चले कि भाई उसे कैटरेक्ट हो गया, और नहीं तो कि वो ब्लाइंडनेस पे चला जाएगा? नहीं, डॉक्टर जैन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर आदमी के दिल में इच्छा होती है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि सब बीमारी से मुक्त हो जाए जी। लेकिन जहां तक कैटरेक्ट, सफेद मोतिया का सवाल है, ऐसा कोई इलाज नहीं आया है जो बिना ऑपरेशन के ठीक हो सके। लेकिन हम मानते हैं कि कैटरेक्ट भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उनकी सिम्टम्स भी अलग अलग होती है। आप देखेंगे कैटरेक्ट, जब आप कह रहे हैं इमेच्योर कैटरेक्ट या जो पका नहीं है, आज के डेट में हम मोतियाबिंद पकने के लिए वेट नहीं करते, तब तक जो है बहुत नुकसान हो जाता है अपना भी, और ऑपरेशन करने के लिए भी डिफिकल्टी हो जाती है। आज जैसे एक्टिविटी हमारे जनता में है या जो पॉपुलेशन में सब लोग काम करते हैं, जैसे ही आपको काम करने में दिक्कत आ रही हो, आप देखेंगे ड्राइविंग में दिक्कत आ रही हो, आप गाड़ी चलाते हैं, रात को आपको लाइट आंख में चमकती है, दिखता कुछ नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है आपका, लेकिन कमरे के अंदर बैठेंगे तो आपकी नज़र सही हो सकती है उस टाइम में। ऐसे ही जो है आप देखेंगे, आप जो है पास का रीडिंग करते हैं, धीरे धीरे आपकी रीडिंग खराब हो जाती है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, आपके दूर के बस के नंबर ठीक से नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको कैटरेक्ट का इलाज करने की ज़रूरत है। इसके लिए भी एक प्रॉपर चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को मिलिए, वो आपका चेकअप करेंगे। कोई और कारण तो नहीं है जिसके कारण से आपकी नज़र कम हो रही हो। कैटरेक्ट के साथ साथ में इस एज ग्रुप में आपको काला मोतिया हो सकता है, आपको रेटिनल डीजनरेशन हो सकता है, आपको नस की बीमारी हो सकती है, या आपके पलकें खराब हो सकती हैं। तो बहुत और कारण हो सकते हैं जिससे नज़र कम हो सकती है। तो सिंपल कैटरेक्ट जो दिखता है, कभी कभी जब ऑपरेशन हम करते हैं पता चलता है कि बाद में पीछे पर्दा खराब है, तो मरीज को बहुत दुविधा होती है कि मेरी नज़र साफ नहीं हुई। ये सब चीज़ें भी साथ में चेकअप करना बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर त्याल अभी एक श्रोता फोन लाइन पर इंतजार करें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मैं परिधि बोलती हूँ दिल्ली से ही। जी नमस्कार, प्लीज बताएं परिधि जी। हाँ, ये जो आप आज कार्यक्रम कर रहे हैं, ये आई डोनेशन वाला जो, तो इसमें बहुत हम सुनते हैं, पर सरकार क्या प्रयास कर रही है, या सरकारी विभाग जैसे एम्स हैं और डॉक्टर तितियाल हैं वहाँ पे, तो किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? जैसे कॉमन पर्सन अगर डोनेट करना चाहता है तो क्या करे? जी, मैं बात करा रहा हूँ आपके प्रोफेसर तितियाल से। डॉक्टर साहब, प्रश्न आपने सुना कि सरकार के क्या प्रयास हैं। आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को बिलोंग करते हैं, तो क्योंकि एक तो आम आदमी में जो फीलिंग्स हैं, जो आपकी उनकी सोच है, वो काफ़ी धारणाएं बहुत गलत भी हैं। तो आम आदमी को कैसे जाना चाहिए कि भाई कहाँ जाए, कैसे जाए, और सरकार के क्या प्रयास हैं? जैसे कोई नेशनल प्रोग्राम भी है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस का गवर्नमेंट का, तो सरकारी प्रयास क्या है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सवाल उठाया हमारे लिए। हम जब देखते हैं इसको दो तरह से देखते हैं। एक, सरकार के नियम कैसे बने हैं, उसको कैसे जो है सरकारी तंत्र में उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरे जो सरकार के तंत्र है, जैसे आपने कहा एम्स है, इंस्टीट्यूशन, उनका क्या रोल है। तो पहले मैं सरकार की तरफ से बताना चाहूँगा कि सरकार ने क्या किया है इस बारे में, अंगदान के बारे में, या फिर जो आँखों की पुतली के दान के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सरकार ने एक जो है ऑर्गन डोनेशन एक्ट बनाया है, जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स
और जो टिश्यू है उस अंडर में आते 1994 में बना था और 2014 में जो है इसका जो है दोबारा से इसमें जो है संस्करण किए गए हैं जी। उसके अनुसार से आज के डेट में सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसे नोटो कहते हैं जी। जो पूरे देश की इस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम बड़े सारे मीटिंग्स कर रहे हैं, उसमें हम रेगुलेशंस ला रहे हैं कैसे एक यूनिफॉर्मिटी आए कि एक डोनेशन का एक यूनिफॉर्मिटी, जो डोनर रजिस्ट्रेशन हो या फिर जो टिश्यू कलेक्शन हो रहा या ऑर्गन कलेक्शन हो रहा उसके कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि जहां पर ट्रांसप्लांट सर्जरी वहां पर पहुंचे। तो उनकी तरफ से बड़े सारे नियम बन गए, लेकिन नियम को चलाने के लिए हम लोग हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो आई बैंक्स है वहाँ पर जो है उनकी जो टेक्नीशियन सबसे इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, उनकी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं पूरे देश के लिए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम चाहते हैं कि जो काउंसलर हैं, जिसे हम ग्रीफ काउंसलर बोलते हैं, जो काउंसिल करते हैं फैमिली को उस कठिन समय में, उनकी भी जरूरत हमें बहुत है। जो टिश्यू कलेक्ट करते हैं आई बैंक पे आता है, आई बैंक में प्रोसेस करते हैं, उसके बाद सही ढंग से जो है उसकी जो है यूटिलाइजेशन होती है। डॉक्टर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी एक श्रोता फोन लाइन पर इंतजार करें हमारे। हेलो हेलो। हाँ सर, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। मैं राजस्थान के अलवर जिले के उपखंड बहरोड से अनुनय विनय कर रहा था, निवेदन कर रहा था पंडित अशोक बोहरा। जी बोहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रश्न पूछिए प्लीज बोहरा साहब। सर प्रश्न के साथ साथ अनुनय विनय। इस समय जो विशेषज्ञ बैठे हैं, चिकित्सक बैठे हैं, कि जैसे इस समय हमारे जो राष्ट्र की जो स्थिति है, देश की जो स्थिति है संपूर्ण विश्व स्तर पर WHO के माध्यम से, तो क्या नेत्रदान के विषय में क्या हमारा राष्ट्र विश्व में गौरवान्वित हो रहा है? और एक मेरा प्रश्न ही था इसी संदर्भ में कि भाई ये तो धारणा तो वैसे तो जब महर्षि दधीची जैसे जब अपनी अस्थियों का दान कर सकते हैं और देह का, जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जब इस तरह से परकाया प्रवेश वगैरह, तो हमारी वैदिक संस्कृति संपूर्ण विश्व में वंदनीय है। नेत्रदान के विषय में तो कहीं कोई किसी तरह की शंका का प्रश्न ही पैदा नहीं, तो फिर भी लेकिन मैं इतनी प्रार्थना करूं कि इसको अवेयरनेस के लिए जैसे विद्यालय स्तर पर जैसे छात्र और छात्राओं द्वारा उनके अभिभावकों तक और उन तक ये बात पहुंचती है तो ज्यादा सकारात्मक और कारगर साबित होती है। क्योंकि वस्तुतः क्या बच्चों के प्रति जो भाव होता है वो बालकों के प्रति जो पेरेंट्स का अथवा उनके अभिभावकों का बहुत ज्यादा सकारात्मक होता है। वैसे इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि ये बहुत ही एक व्यापक और एक बृहत स्तर का अनुष्ठान है। मैं पुनः शुभकामना संप्रेषित कर रहा हूँ। जी धन्यवाद पंडित अशोक बोहरा जी। मैं बात करा रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। डॉक्टर साहब, आपने प्रश्न सुना पंडित जी का? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया पंडित जी ने। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने कही है कि हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ही लिखा हुआ है कि अंगदान एक महादान है जी। और जिसमें जैसे दधीची का उन्होंने वर्णन किया कि जिक्र किया कि हड्डी दान किया था उन्होंने रामचंद्र जी को देने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। तो ऐसे ही आँखों का दान या नेत्र दान एक बहुत ही महान दान है। अगर जो भी व्यक्ति अपने आँखों का दान करता है तो मेरे ख्याल से लगता है कि अगर उसने आँखों का दान किया, जो एक बहुत सारे आदमियों को या लोगों को फ़ायदा हो सकता है जो बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं, वो देख पाएंगे अपने लाइफ में, तो उनको अगर आपने दान किया तो बहुत ही बड़ा कार्य है। और डेफिनेटली जो है जो दान कर रहा है वो उसको मोक्ष प्राप्त होगा दान करने के बाद। तो ये दान करना बहुत ही बड़ी बात है। और दान करने से कोई आपको आपके धर्म में कोई फर्क नहीं आता है, उल्टा आपको जो है बहुत ज़्यादा समृद्धि मिलती है इस चीज़ से। कुछ मिथ हैं, जैसे कुछ धर्मों में ये है कि हम अंग का दान नहीं कर सकते हैं, उनके धर्म में लिखा है कि अंग दान नहीं कर सकते। पर आज को जिक्र करेंगे, धारणा को डिस्कस करेंगे। अभी एक श्रोता फोन लाइन पर इंतजार करें। हेलो। यस सर, नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम उमेश पंत है, मैं सार्थक प्रयास से बोल रहा हूँ। जी उमेश पंत जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। प्रश्न पूछिए प्लीज। आज हम बात कर रहे हैं नेत्रदान महादान, आई डोनेशन पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल पखवाड़ा चल रहा है जो कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक है। प्रश्न पूछिए प्लीज। उसी संबंध में मेरा प्रश्न था सर जी। नेत्रदान की उम्र क्या है? तो हम किस उम्र के लोगों को नेत्रदान कर सकते हैं जी, और इसकी प्रक्रिया क्या है? जी मैं बात करा रहा हूँ उमेश पंत जी आपकी प्रोफेसर तिलियान से। डॉक्टर साहब, आपने प्रश्न सुना? पंत जी नमस्कार। जहाँ तक नेत्रदान का सवाल है, कोई भी उम्र का आदमी जो है नेत्रदान के लिए प्लेस कर सकता है।
प्लेस करना मतलब आपने एक जिज्ञासा की है कि मैं अपने नेत्रों का दान करूंगा, लेकिन नेत्र जो है दान तभी हो सकता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब मृत्यु उसकी हो जाती है तो उनके जो परिवार वाले हैं, उनके माता पिता या उनके भाई बहन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है नेत्र दान करने की उस समय में। तो हम चाहते हैं कि जो भी लोग जो है नेत्र दान के लिए अपनी जिज्ञासा या प्लेस करते हैं, अपने परिवार वालों को बता दें कि आपकी ये इच्छा थी, जिससे कि नेत्र जो है उसका हम डोनेशन ले सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोई उम्र नहीं होती है नेत्र के लिए। हमने जो है 1 साल के बच्चे से लेकर के 101 साल के जो है आदमी की आंखों का यूज किया हुआ है जी। और देखते हैं अगले श्रोता क्या कह रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल जी। जयकिशन अग्रवाल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रश्न पूछिए प्लीज, आप बहुत पुराने श्रोता हैं हमारे। आप सबको प्रणाम करता हूँ जी। नेत्र दान सबसे बड़ी चीज है जी। इंसान को तो भगवान क्या जाना ही, हर एक को जाना है जी। ये कहीं नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में या गीता में कहीं नहीं लिखा है कि आप अपने बॉडी को दान नहीं कर सकते हैं जी। हमें जब जाना है तो जलना है या हमें दफनाना है जी, तब भी तो हमारे को जाना ही है जी जी। मेरा यह है, मैंने कम से कम नहीं तो 22,000 लोगों का नेत्रदान किया है। 27 साल मुझे नेत्रदान कराते जी। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही जी, बहुत बहुत बधाई आपको। नेत्रदान करते हैं जी। अब मुझे एक बात इसमें डॉक्टर साहब से पूछना है जी, कि अगर कोई आदमी अपने नेत्रों को दान करता है जी, और उसको 4-5 घंटे या हॉस्पिटल से गाड़ी जाएगी या वो वहाँ से आंख निकाल के ले जाएंगे जी, तो वो आंख कितनी बैंक में, आई बैंक में सुरक्षित रहती है, जिससे कि वो आंख जो है दूसरे को लग सके, और कितनी देर में लगाते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर किसी का अकस्मात एक्सीडेंट हो जाए और उसकी डेथ हो जाए जी, तो क्या उस समय में कोई ऐसा कानून को आड़े में नहीं आना चाहिए जिससे कि वो आंख निकाल के किसी के ना लगाई जाए, या किसी का अंग निकाल के दूसरे के लग जाए जी, तो ये बहुत अच्छा हो सके। भाई ये मेरा 1-2 जी। मैं बात कर रहा हूँ आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। डॉक्टर साहब, आपने प्रश्न सुना। जयकिशन अग्रवाल जी का बहुत पुराने हमारे श्रोता हैं इस कार्यक्रम में, बताएं। नमस्कार जयकिशन जी, और आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आप आँख कितने देर में निकाल सकते हैं और कब तक सुरक्षित रहता हो। तो जनरल जो एक कॉन्सेप्ट है ये है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें जल्दी से जल्दी उसकी आंख निकालनी होती है, पर हम उसको 6 से 7 या 8 घंटे तक भी उसकी आंखों को निकाल सकते हैं। और हमने निकालने के बाद फिर हम उसे आई बैंक में शिफ्ट करते हैं, और आई बैंक में उसको प्रिजर्व किया जाता है। और प्रिजर्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें एक प्रिजर्वेशन होता है जिसमें हम एटलीस्ट 1 हफ्ते तक आंख को इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा प्रिजर्वेशन होता है जो उसको हम लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन बोलते हैं। उसमें हम 1 साल तक भी आंखों को यूज कर सकते हैं किसी और पर्पज के लिए। तो जो मेन चीज ये है कि जल्दी से jल्दी आंख निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर माना किसी की डेथ होती है, उनको आई बैंक में इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि हमारे यहाँ ये मृत्यु हो गई है और आप आई बैंक से लोग आते हैं, वो आंख निकालने आते हैं, तो उस काम में ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा, अगर अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस सिचुएशन में आज के डेट में गवर्नमेंट के कुछ कानून हैं ऐसे जहां पे अगर माना मेडिकल लीगल केस है तो वो मेडिकल लीगल केस जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक हम उनकी आंख नहीं निकाल सकते हैं। पर आजकल अगर माना अगर अकस्मात डेथ हॉस्पिटल में होती है तो हॉस्पिटल के कुछ ऐसे रेगुलेशन होते हैं जिसमें हम आंख निकाल सकते हैं उनकी, अनलेस कोई ऐसा ना हो कि कोई मरीज जो है पॉइजनिंग की वजह से मरा हो, या कुछ ऐसी बीमारी से जिस बीमारी में हम उसकी आंख नहीं निकाल सकते, तो उस सिचुएशन में आंख नहीं निकाली जाती है। अदरवाइज एक जनरल सिचुएशन में हम आंख निकाल सकते हैं। और ज़्यादातर लोग जो भी जिनके घर में मृत्यु होती है वो लोग आगे आते हैं और वो आंख को दान करना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। और सबको यही मेनली ये मानना चाहिए कि आंखों का दान करना एक महान दान है। जी श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम का विषय चल रहा है नेत्रदान महादान, और हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर डॉक्टर JS तित्याल, जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय नेत्र कोष के और डायरेक्टर हैं RP आई सेंटर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान संघ के और निदेशक हैं RP आई इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के। श्रोताओं, डॉक्टर तित्याल, मैं समझता हूँ ये जान लेना बहुत ज़रूरी, जो धारणाएं जो जुड़ी हैं ना साहब, अगर हम आज आई डोनेट करेंगे
मरने के बाद ही, तो जो नेक्स्ट जन्म में जो पैदा होगा, जहां भी वो जाकर पैदा होगा तो वो ब्लाइंड होगा। और इस मिथ की वजह से, इस सुपरस्टिशन की वजह से बहुत लोग डर जाते हैं। अगर वो आई बैंक की टीम आ भी जाती है, वो कहते हैं नहीं जी हम नहीं देने देंगे, ये अगले जन्म में ब्लाइंड होगा, हमारे किसी परिवार के वहां जाकर ये पैदा हुआ, इनकारनेशन में हुआ, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या सारी उम्र ब्लाइंड रहेंगे। तो वो जो डर है, डर की फियर साइकोसिस कह लीजिए इसे, या डर कह लीजिए या मिथ कह लीजिए, इस पर आपकी क्या राय है? डॉक्टर जैन, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, दो मेजर हर्डल्स होते थे या जो लोगों की धारणाएं होती। एक तो जो आपने कहा कि जब आपका पुनर्जन्म होगा तो उसमें आपका जो ब्लाइंडनेस की चांसेस हो जाए, उसको तो कोई नहीं कह सकता कि पुनर्जन्म किसका होगा, कैसे होगा, क्या होगा जी। तो वो तो लोग अब समझने लगे इस बारे में। दूसरा एक मेजर जो प्रॉब्लम था कि जो परिवार वाले साथ में होते थे, वो कहते थे कि जैसे आंख निकाल देंगे तो चेहरे का जो है डिसफिगरमेंट हो जाएगा, ठीक नहीं दिखेगा। वो धारणा भी धीरे धीरे कम होगी। आजकल हम क्या करते हैं, आंख पूरी निकालते नहीं है, केवल जो कॉर्निया होती है, जो पुतली है, उसी भाग को निकालते हैं। उसके बाद आंख में एक आई कैप या कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं, जिससे कि आंख बिल्कुल नॉर्मल लगती है। तो इससे भी हमने देखा है पिछले 4-5 सालों में लोगों की एक्सेप्टेंस फैमिली में ज्यादा बढ़ गई है। तो ये जो धारणाएं हैं, हमने काफी हद तक उसका जो है निवारण कर लिया है, अब लोग इसको समझ रहे हैं। तो कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट जो है वो अब वो नहीं, मेजर इशू होता था। लोग कहते थे आप आंख निकालेंगे ब्लड तो नहीं आएगा उसमें। जी। वो हमने समझा दिया ब्लड नहीं आ सकता है। तो धीरे धीरे चीजें साफ होती जा रही हैं जी। और अब देखते हैं अगले श्रोता क्या कह रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम ज्योति है, मैं नई दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी ज्योति जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जी, वो क्या कर सकते हैं नेत्रदान? जी मैं बात करा रहा हूँ। ज्योति जी का प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेत्रदान, क्योंकि नेत्रदान से जुड़ी भ्रांतियां, वो सोचते हैं साहब मुझे ग्लोकोमा है, मैंने हार्ट की एंजियोप्लास्टी कराई थी, अब मैं चाहे मेरी डेथ के बाद में भी मैं क्यों नेत्रदान करूं। तो क्या डायबिटिक, जो कि हम वर्ल्ड की कैपिटल मानी जाती है इंडिया में, भारत में, तो क्या डायबिटिक, क्योंकि बहुत ही कॉमन बीमारी है मधुमेह, जिसको भारत कैपिटल है डायबिटीज की, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या डायबिटिक पेशेंट आफ्टर हिज डेथ वो आई डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता? ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन लोग आई डोनेट कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका प्रश्न था डायबिटीज से रिलेटेड। डायबिटीज अगर किसी को है, और इवन अगर उसके आंख में भी डायबिटीज है, तो वो भी दान कर सकता है अपनी आंखों का। क्योंकि जो आंख दान होती है नेत्रदान में, हमें जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है कॉर्निया, जो पुतली जिसको बोलते हैं, आगे की पुतली कॉर्निया, वो ट्रांसप्लांट होता है। बाकी स्ट्रक्चर भी होते हैं, पर बाकी स्ट्रक्चर का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है जो पुतली का होता है। तो अगर किसी भी आंख की बीमारी में, चाहे डायबिटीज़ है, ग्लोकोमा है, कैटरेक्ट है, या कुछ भी है, उसकी पुतली अगर ठीक है तो वो उसका आंख यूज़ हो सकता है ट्रांसप्लांटेशन में, और वो दान कर सकता है। पर कुछ सिचुएशन होते हैं जहाँ पे दान नहीं कर सकते हैं लोग। तो उसमें से कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं, जैसे अगर माना किसी को एड्स है, या कोई लिवर की कोई प्रॉब्लम है, जैसे जिसको हेपेटाइटिस बी बोलते हैं, या फिर उसको किसी की मृत्यु रेबीज से हुई है। रेबीज एक डिजीज होती है जो कुत्ते के काटने से होता है, या फिर किसी को जो है सेप्टिसीमिया है, पूरे बॉडी में इन्फेक्शन है। तो ऐसे लोगों का आई दान नहीं हो सकता। या जो, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर किसी की डेथ पॉइजनिंग से हुई है, तो उनकी भी आंख हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो आंख जो है ठीक नहीं होता तो उसको ट्रांसप्लांटेशन के लिए। बाकी बीमारी, अगर किसी को हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, ब्रेन की कोई डिजीज है, किडनी डिजीज है, वो सारे लोग आंखों का दान कर सकते हैं। जी श्रोताओं, इन दिनों कोरोना पैंडेमिक में आप भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रखें। और निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है बार बार 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, और 18 साल से बड़े लोगों को निश्चित रूप से वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण है, वो ज़रूर कराएं, क्योंकि टीकाकरण से निश्चित रूप से 2 डोज जो लगाई जा रही है सरकार की तरफ से और प्राइवेट में भी, ज़रूर लगाएं। वैक्सीन को अवॉइड मत करिए। थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट, मामूली सा, वो भी बहुत नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट होता है, एट द साइट ऑफ इंजेक्शन पर थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप वैक्सीन को अवॉइड मत करिए। और अब देखते हैं अगले श्रोता क्या कह रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो। ठीक है। हेलो। यस जी सर, मैं शरद बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी शरद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रश्न पूछिए प्लीज। आज हम बात कर रहे हैं नेत्रदान महादान पर, प्लीज पूछिए। जी सर, मैं पूछना चाहता था कि सर, जैसे हमारे कोई छोटे बच्चे हैं, उनको कोई पार्शियल ब्लाइंडनेस है या कंप्लीट ब्लाइंडनेस है जी,
तो उनका सर कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो सकता है सर? पार्शियल ब्लाइंडनेस से कंप्लेन मैं बात करा रहा हूँ डॉक्टर तितियाल, आप इतने बड़े सेंटर जो आरपीआई सेंटर इनफैक्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का सबसे बड़ा सेंटर है पूरे इंडिया में, तो क्या ये जो पार्शियल ब्लाइंडनेस है, जो कंप्लीट ब्लाइंडनेस वाले लोगों का कॉर्निया रिप्लेसमेंट हो सकता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो सकता है? हाँ शरद जी, ऐसा है कि जो पार्शियल ब्लाइंडनेस या फिर कोई ब्लाइंडनेस आप बच्चों में कह रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बताया कि यदि आगे की पुतली खराब हो रही हो, जो कॉर्निया जिसे कहते हैं, जो कि पारदर्शिक होता है या ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें सफ़ेदी आ जाए या उसमें सूजन आ जाए या उसका शेप खराब हो जाए, तो उसमें ऑपरेशन कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट हो सकता है। लेकिन बच्चों में और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण से नज़र कम हो सकती है। जैसे आपका जो है दृष्टि दोष हो, रिफ्रैक्टिव एरर हो, या फिर पीछे नस खराब हो रहा है या पर्दा पीछे का रेटिना खराब हो रहा हो, तो उसमें ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल क्या बीमारी है, कहाँ पर इसका जो है दोष है, उसका निवारण कर सकते हैं। यदि पुतली खराब हो रही है आगे की, तो ट्रांसप्लांट हो सकता है। और सक्सेस बच्चों में भी इम्प्रूव हो गया है। जहाँ तक एडल्ट्स में जो ट्रांसप्लांट करते हैं उसकी सक्सेस ज़्यादा होती है। बच्चों में थोड़ी दिक्कत रहती है कि उनकी एग्जामिनेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और कभी कभी रिजेक्शन रेट भी बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी हम किसी और आदमी की पुतली किसी और को लगाते हैं तो रिजेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आँखों की पुतली का जो ऑपरेशन है, ग्राफ्टिंग है, पूरे शरीर में सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है लॉन्ग टर्म रिजल्ट के हिसाब से। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन जो है सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसप्लांट सर्जरी है। डॉक्टर साहब, ये जो हम नेत्रहीनता की बात कर रहे थे कि कैटरेक्ट है, रिफ्रैक्टिव एरर्स है, या अगर हम ग्लोकोमा की बात करें जिससे काला मोतिया, आम आदमी को समझ नहीं आ रहा कि वो उसे कहता है मोतिया है, चाहे वो सफ़ेद हो चाहे काला हो। काला क्या होता है? तो काला मोतिया क्या है? एक आम आदमी को कैसे समझना चाहिए कि साहब उसे काला मोतिया हो सकता है? क्या कोई टेंशन से रिलेटेड है? नाप करानी चाहिए, जाँच करानी चाहिए टेंशन की, कि कितनी टेंशन जो है वो नॉर्मल मानी जाएगी? अगर टेंशन ज़्यादा है तो ग्लोकोमा का डर है, तो उसके बारे में कुछ आप जानकारी दीजिए। सबसे पहले और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि काला मोतिया जो है एक साइलेंट डिजीज़ है। ये आपको मरीजों को खुद को बहुत कम लोगों को पता लगता है कि उसे काला मोतिया है। सफ़ेद मोतिया में आपकी नज़र कम होती चली जाती है और आपको पता लग जाता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो चेकअप कराने जाते हैं। काला मोतिया में जनरली लोगों को पता नहीं लगता और चेकअप कराने नहीं जाते हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आदमी को एटलीस्ट साल में या 2 साल में एक बार आंखों का जांच कराना चाहिए, जिसमें ये काला मोतिया का पता लग सकता है। तो काला मोतिया एक इरिवर्सिबल डिजीज़ है, यानी इसमें जो रोशनी चली जाती है वो वापस नहीं आती। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके लिए आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। आपको हॉस्पिटल में जा करके आंखों का चेकअप कराना चाहिए। अगर स्पेशली अगर कोई 40 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है तो उसको तो ज़रूर कराना चाहिए अपने आंखों का चेकअप। और ज़्यादातर काला मोतिया इसी उम्र में शुरू होता है, तो चेकअप में पता लगता है कि काला मोतिया है, तो उसके कुछ जांच होते हैं जिससे पता लगता है। हाँ, कुछ साइंस होते हैं। अगर माना किसी को बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है काला मोतिया, तो उसको जो है एक हम कहते हैं ट्यूब विजन, तो उसको साइड दिखेगा, दिखता रहता है, पर उसको साइड से यानी फील्ड ऑफ विजन बहुत कम हो जाती है। साइड से अगर कम दिख रहा हो, आपको कलर में अगर कई दफ़े प्रेशर हाई हो जाती है तो उसको कलर हेलोज दिखते हैं, जिसको हम इंद्रधनुष के टाइप का कलर दिखता है। अगर कुछ ऐसे हो, रेगुलर हेडेक हो रहा हो, बहुत ज़्यादा उसका चश्मे का नंबर चेंज हो रहा हो, तो ऐसे लोगों को एकदम से जाना चाहिए आंखों का चेकअप। या जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, घर में किसी बड़े बूढ़ों को अगर काला मोतिया है तो उनको और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए और चेकअप कराने जाना चाहिए। और अब देखते हैं कि अगले श्रोता क्या कह रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार। सभी लोग, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैं केवल तिवारी बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। जी केवल तिवारी जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। प्रश्न पूछिए प्लीज। जी, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि कई लोग नेत्रदान करते हैं, लेकिन अगर दूर दराज के इलाकों में रहते हैं जहाँ की कन्वेंस की सुविधा नहीं होती, वो नहीं होती है, अगर ऐसे नेत्रदान करने वाले किसी व्यक्ति का निधन हो जाए तो उनके परिवार वाले कैसे सरकार से संपर्क करें और कैसे जल्दी से जल्दी उसका फायदा उठा सके? क्या ऐसी कोई योजना है सरकार की? जी, मैं बात करा रहा हूँ डॉक्टर तितियाल से। डॉक्टर साहब, आपने प्रश्न सुना, ये चंडीगढ़ से प्रश्न है तिवारी जी का। नहीं, तिवारी जी, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है, क्योंकि पेरिफेरी में, देश के बहुत दूर दराज के इलाके में आई बैंकिंग की सुविधा नहीं है हमारे देश में। जहाँ तक सिटीज़ हैं, मेट्रोज हैं, वहाँ पर सुविधा हो जाती है। आपको आश्चर्य होगा, कुछ हमारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ अभी तक एक भी आई बैंक नहीं है। तो ये दुविधा है ज़रूर, लेकिन हम चाहते हैं कि जनता में अवेयरनेस बढ़े, तो सरकार को इस दिशा में काम करना पड़ेगा।
यदि आप कोई आदमी आँख को डोनेट करना चाहता है या परिवार में मृत्यु हो गई है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उस एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर जो मेडिकल इंचार्ज है, मेडिकल ऑफिसर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये इन्फॉर्मेशन आगे करें और टिश्यू वहाँ से ले सकते हैं। हम पिछले कई सालों से हमारे एम्स के आई बैंक से जो है जो ये प्रिजर्वेटिव मीडियम होती है जिसमें आँखों को प्रिजर्व कर सकते हैं वो पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसमें यदि टिश्यू ले लेंगे तो ये टिश्यू कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है क्योंकि उसमें आराम से हफ्ते भर तक जो है टिश्यू सेफ रहती है। तो ये मुहिम हम चला रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि देश के कोने कोने में आई कलेक्शन सेंटर कर लें। तो प्राइमरी होता है आई कलेक्शन सेंटर जहाँ पर कोई भी टेक्नीशियन आई कलेक्ट कर सकता है काउंसलर के साथ में रह करके। कलेक्शन करने के बाद टिश्यू आई बैंक में आती है, आई बैंक में प्रोसेस होके फिर ये जहाँ पर ट्रांसप्लांट सेंटर है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये चेन बना हुआ है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है हमें। डॉक्टर साहब, जो कहा जाता है कि जो रेट ऑफ आई डोनेशन है वो काफ़ी कम है और अगर किसी आदमी को ज़रूरत है और उसकी वेटिंग में टाइम ही उसको 1 साल के बाद आई मिलेगी, तो ऐसा कुछ है कि क्या रेट ऑफ आई डोनेशन को बढ़ाया जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है, हम अवेयरनेस, जैसे हम पखवाड़ा मना रहे हैं और यहाँ ये भी मैं जानना चाहूँ, हम पखवाड़ा मनाते हैं साल में एक बार 15 दिन का, तो क्या उस पखवाड़े के ज़रिए उसके बाद में हम भूल जाते हैं सर अब इस पखवाड़े में तो नहीं, 15 दिन से तो नहीं काम चलेगा, तो क्या ये रेगुलर बेसिस पर अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर जैन, ये रेगुलर एक प्रोग्राम होना चाहिए, होता भी है, हम सब लोग उस बारे में काम करते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है। पखवाड़ा एक सेलिब्रेशन होता है जिसमें हम अवेयरनेस तो बात करते ही हैं, साथ में जो लोग इसमें काम करते हैं, जो हमारे आई बैंक्स हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, जिन फैमिली ने डोनेट किया उनको हम फेलिसिटेट करते हैं। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि जिन लोग ने अपने फैमिली के आई डोनेशन की है उनका भी एक जो है स्वागत करना हमारा एक धर्म होता है। जहाँ तक अब देखेंगे कि जो सप्लाई है और जो डिमांड है उसमें बहुत फ़र्क है। हमारे देश में इस साल की जो जनगणना है उस हिसाब से करीब 12 लाख लोग जो है वेट कर रहे हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए, जो दोनों एक आंख से ब्लाइंड है। जो दोनों आंख से ब्लाइंड है करीब 5 लाख लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत है। तो इसलिए जो टिश्यू हमारे पास आ रही है, जो कोरोना के पहले में करीब 50 से 60 हज़ार टिश्यू हम कलेक्ट करते थे, तो हर साल जो है हमें रिक्वायरमेंट होती है करीब 1 लाख ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन हम कर पा रहे हैं करीब 30 या 40 हज़ार सर्जरी पूरे कंट्री में। तो एक तो ये बैकलॉग रह रहा है, साथ में जो है नए पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो ये संख्या कभी कम हो नहीं पा रही है। इसलिए आप सही कह रहे हैं, हमारे देश में करीब 400 आई बैंक्स हैं, उनमें से केवल 10 ऐसे आई बैंक हैं जिसमें 1000 से ज़्यादा जो है ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है। तो बाकी जो 390 आई बैंक्स हैं वहाँ ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है। तो इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे इन आई बैंकों को जो है प्रोत्साहन दे जिससे कि एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए। और अब देखते हैं अगले श्रोता क्या करें फोन लाइन पर। हेलो यस सर, मैं शालिनी बोल रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी शालिनी जी नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नेत्रदान महादान पर और इस समय पखवाड़ा भी चल रहा है आई डोनेशन का। प्लीज बताएं क्या जानना चाहेंगी? तो सर मैं जानना चाहती थी कि एक छोटे बच्चे को क्या खाना पीना चाहिए जिससे कि उनकी आईज हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। जी शालिनी जी, हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर जिक्र भी किया था, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार दोबारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बता दें कि छोटे बच्चे को क्या खाना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों की भी चॉइस जो है वो बड़ी सेलेक्टिव हो गई है, वो खाने नहीं चाहते, जो न्यूट्रिशियस डाइट है वो सब आजकल भाग रहे हैं फास्ट फूड की तरफ। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। छोटे बच्चों का ध्यान रखना, छोटे बच्चों के खाने का ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है अभी। और छोटे बच्चों में आजकल क्या प्रॉब्लम है कि छोटे बच्चे एक तो फास्ट फूड खाना चाहते हैं, फ्राइड फूड ज़्यादा खाते हैं जिसमें विटामिन्स जो भी होते हैं वो सब खत्म हो चुका होता है उसमें। तो छोटे बच्चों को आपको खाने में सबसे मेन ये है कि उनको फ्रूट्स, फल ज़्यादा खिलाना चाहिए। हरी सब्जियां होती हैं जिसको हम पालक, राई, मेथी बोलते हैं, उसको ज़्यादा खिलाना चाहिए। उनके खाने में पपीता सबसे बहुत ही अच्छा फल है जिसमें विटामिन ए बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। पका हुआ सीताफल, इसमें भी विटामिन ए बहुत अच्छा होता है जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी दूध, दही, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाइट में होना चाहिए छोटे बच्चे के। और आजकल बच्चों का सबसे मेन प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में वो कंप्यूटर के सामने घंटों बैठे रहते हैं और रेस्ट नहीं करते हैं।
तो इसमें भी बहुत ही ज़रूरी है कि वो बीच बीच में रेस्ट लें, पानी खूब पिए। पानी का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, पानी खूब अच्छा पानी पीना चाहिए, दूध दही खूब अच्छे से खाएं बच्चे, तो उससे आंखों का हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। डॉक्टर दयाल, अगर कोई व्यक्ति आई डोनेशन करना चाहे तो वो कैसे आई बैंक को कांटेक्ट करे? क्या जरिया है? कोई कांटेक्ट नंबर है, कोई हेल्पलाइन नंबर है आपका एम्स का, आरपी सेंटर का, या कोई आई बैंक के कोई प्रॉपर नंबर हैं दिल्ली हेल्पलाइन के, दिल्ली के, गवर्नमेंट के, इंडिया के, कि अगर उसे चाहे, वो करना चाहे तो उस समय भागता ही रहता है? एक तो वैसे ग्रीफ रिएक्शन में ऑलरेडी वो है, घर के परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, चाहे वो आकस्मिक है चाहे वैसे भी है, तो वो भागता ही रहता है। तो क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है जिसको हम बता सकें कि आकाशवाणी के माध्यम से, वैसे भी, कि अगर आपको किसी वक्त ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप फलां नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं? कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर है? आप देखेंगे कुछ चीज़ें तो एक्टिव है, जैसे मेट्रो सिटी में 1919 नंबर है, उसको लगाएंगे तो नियरेस्ट आई बैंक में आपका जो है नंबर लग जाएगा। ओके। तो ये सबसे सिंपलेस्ट है। दूसरा, अभी नोटो जो है, जो हम कह रहे थे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी अपना एक हेल्पलाइन नंबर फ्लैश किया हुआ है जो काफ़ी लंबा है, मोबाइल नंबर है, तो डिफ़िकल्ट होता है अप्रोच करना। सिंपलेस्ट है 1919, मेट्रो सिटी में सारा जगह लगा हुआ है, उससे भी आपका आराम से जो है कनेक्शन हो सकता है। जी, और अब देखते हैं अगले श्रोता क्या कह रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। मैं नोएडा से बोल रहा हूँ, मनोज। जी मनोज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्रश्न पूछिए प्लीज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रश्न पूछा शायद डॉक्टर साहब उसका अभी जवाब दे रहे थे, और डॉक्टर साहब अगर जवाब दे दिया तो एक बार प्लीज दोहरा दे कि जो रिसीवर है जिन्हें आंख ट्रांसप्लांट करवानी है जी, उनके लिए क्या उपाय हैं, क्या तौर तरीके उनको होने चाहिए? एक और बात डॉक्टर साहब, क्या इसमें कोई फंड भी इन्वॉल्व होता है, कोई पैसा भी देना होता है क्या? मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर दयाल, आप काफी टाइम से जुड़े हैं। आदमी ये सोचता है यार आएंगे, पैसा मांगेंगे, पता नहीं कितना पैसा मांगे, तो क्या पैसा भी इन्वॉल्व है इसमें? हाँ, ये बहुत ही समझदारी का सवाल हमने सुना है आज। जहाँ तक हम कहते हैं कि अंगदान हो रहा है तो उसमें कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। जहाँ तक गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है। सरकारी संस्थाएं जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरा ऑपरेशन और पूरा डोनेशन सब कुछ प्रोसेस सरकार इसको जो है अपने उसमें ले लेती है। जहाँ तक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर आई बैंक चलाते हैं तो वहाँ पर टिश्यू प्रोसेसिंग और टिश्यू प्रिजर्व करने के लिए टेक्नीशियंस हैं, उनके खर्चे के लिए पैसा खर्च होता है। तो अभी जो एवरेज खर्चा जो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन मांगती है करीब 5 से 6 हज़ार रुपये इसमें खर्च हो सकता है टिश्यू प्रोसेस करने के लिए। और जो प्राइवेट में कराएंगे तो हॉस्पिटल का खर्चा, सर्जन का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। सरकारी तंत्र में कोई पैसा इसमें लगता नहीं है किसी भी स्टेज में। जहाँ तक हमारे संस्था का सवाल है, ऑपरेशन पूरा करते हैं उसके बावजूद मरीज को आने जाने के लिए रेलवे टिकट और साथ में एक आदमी को रेलवे टिकट फ्री में मिलता है आने जाने के लिए। दवाइयों का भी खर्चा सरकार उठाती है इसमें। तो आपको समझना ज़रूरी है कि 2 अलग अलग संस्थाएं जो है इसमें जुड़ी होती है। प्राइवेट संस्था के जो खर्चे होते हैं वो हमें जो है बेयर करना पड़ता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक ये बात जानना जरूरी कि जो कलर ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये क्या है? क्या इसको भी ब्लाइंडनेस मानेंगे आप? देखो, ब्लाइंडनेस का जो डेफिनेशन है उसमें ये है कि अगर किसी व्यक्ति को 6 मीटर की दूरी में किसी नहीं दिख रहा या किसी को पहचान नहीं पा रहा, कोई किसी दूसरे व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब उसको किसी तरह का ब्लाइंडनेस है। और ब्लाइंडनेस के जैसे डॉक्टर टिटियाल ने पहले ही बताया बहुत सारे कारण होते हैं उसमें, रिफ्रैक्टिव एरर है, बहुत सारी डिजीज हैं। कलर ब्लाइंडनेस एक प्रॉब्लम है जो जन्मजात होता है, पैदाइशी होता है, हेरिडेटिक डिजीज है ये। और इसमें मरीज को कलर्स को डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है, पर उसकी नज़र ठीक होती है। ओके। तो उसको हम ब्लाइंडनेस के कैटेगरी में नहीं लाते हैं। जो ब्लाइंडनेस का डेफिनेशन होता है वो अलग चीज़ है, कलर ब्लाइंडनेस एक अलग चीज़ है। उसको कलर का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पा रहा तो वो ब्लाइंडनेस के कैटेगरी में नहीं आता है। उसको ड्राइविंग में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको पायलट बनने में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, ये चीज़ें हैं उसको, पर उसके अपने लिमिटेशंस हैं। बाकी वो अपना नॉर्मल का सब कुछ कर सकता है, किसी भी तरह का बाकी तरह का जॉब कर सकता है। आर्मी को छोड़ करके, पायलट को छोड़ करके वो किसी भी तरह का जॉब कर सकता है। वो एक नॉर्मल आदमी है। कलर ब्लाइंडनेस उसको है पर वो नॉर्मल है बेसिकली। और नाइट ब्लाइंडनेस है वो क्या चीज़ होती है? हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस एक अलग बीमारी है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है कि बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें जैसे मैंने आप शुरू में ही बताया विटामिन ए डेफिशिएंसी एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है। और एक कुछ बीमारियां होती हैं जिसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बोलते हैं, और कुछ बीमारियां जिनके रेटिना की प्रॉब्लम होती है उनको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर टिटियाल, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और श्रोताओं, इस महादान के जरिए आपके बाद कुछ और इंसान इस खूबसूरत दुनिया और जिंदगी का लुत्फ उठा सके, इस पर निश्चित रूप से विचार विमर्श करना चाहिए। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से फिट इंडिया पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे, स्वास्थ्य दर्पण। सहयोग देवेंद्र राय का और प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।